हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान यूनिवर्सिटी, झारखंड। आज जो टॉपिक मैं आप सबों के लिए लेकर आई हूँ वो है यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1992 टू 93। यशपाल कमेटी रिपोर्ट प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी, इसलिए इस कमेटी का नाम यशपाल कमेटी रखा गया, जिसे आज हम विस्तार से देखेंगे। प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 से 93। छात्रों पर पढ़ाई का बोझ तथा उनके अधिगम का निम्न स्तर विगत काफ़ी समय से चिंता के विषय बने हुए हैं। अनेक शिक्षाविदों, राष्ट्रीय नेताओं तथा समितियों ने इस प्रश्न पर व्यापक चर्चा की। पटेल समिति 1977, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यदल 1984 तथा आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 ने छात्रों के शैक्षिक संबंधी चर्चा को ध्यान में रखते हुए अनेक संस्तुतियां दी। बच्चों पर पढ़ाई का बोझ और अधिगम स्तर का निम्न होना चिंता का विषय बना हुआ है और इसके लिए अनेक शिक्षाविदों, एडुकेशनिस्ट, राष्ट्रीय नेताओं और समितियों ने अपनी संस्तुतियां दी, सुझाव दी, जिसमें मुख्य रूप से पटेल समिति ने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यदल ने और आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति ने अपनी संस्तुतियां दी। परंतु नई पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय प्रायः इन सुझावों को अनदेखा कर दिया जाता था। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि छात्रों पर पढ़ाई का बोझ तथा उनके अधिगम का निम्न स्तर को दूर करने के लिए शिक्षाविदों, राष्ट्रीय नेताओं और समितियों ने व्यापक चर्चा करने के बाद संस्तुतियां दी, अपने सुझाव दिए। लेकिन जब भी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता था तो इन सुझावों को अनदेखा कर दिया जाता था। तब सरकार ने महसूस किया कि छात्रों, विशेषकर स्कूल की निचली कक्षाओं के छात्रों पर पढ़ाई का निरंतर बढ़ता बोझ शोचनीय स्थिति में पहुंच गया है, चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। बच्चों पर अधिक बोझ डालने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति में शिक्षण प्रक्रिया निरस्त हो गई है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1 मार्च सन 1992 को स्कूली छात्रों को शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो भी समस्या स्कूली छात्रों को होती थी, इस समस्या को दूर करने के लिए, शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए 1 मार्च 1992 को राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया और इस समिति का नाम था प्रोफेसर यशपाल समिति। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे और उनके ही नाम से इस समिति का नाम प्रोफेसर यशपाल समिति पड़ा। प्रोफेसर यशपाल समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नई दिल्ली। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 8। रिपोर्ट 15 जुलाई सन 1993 को प्रस्तुत किया गया। आपने शुरू में हेडिंग में देखा है प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 से 93। 92 में समिति का गठन हुआ 1 मार्च 1992 को और रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 15 जुलाई सन 1993 को। इसलिए हमने हेडिंग में लिखा है 1992 से 93। जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसका शीर्षक है शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन। कहीं कहीं पर इसे लर्निंग विदाउट बर्डन भी कहा जाता है, तो आप इसे कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका जो शीर्षक है वह है शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन या लर्निंग विदाउट बर्डन। इसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। यशपाल समिति रिपोर्ट के खंड। अब हम देखेंगे यशपाल समिति रिपोर्ट के कितने खंड या भाग हैं। प्रथम खंड है प्रस्तावना, प्रीफेस। इसमें समिति के गठन का उद्देश्य, उसकी कार्यविधि तथा धन्यवाद ज्ञापन आदि को प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय खंड, दूसरा भाग जो है शिक्षा क्रम के भार की समस्या। इसमें वर्तमान शिक्षा तथा उसकी समस्याओं की वस्तु स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। तृतीय खंड, तीसरा भाग, समस्या की जड़ें, रूट ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें समस्या के कारणों को खोजने का प्रयास किया गया है। चतुर्थ खंड, सिफारिशें, रिकमेंडेशंस। इसमें समस्या के समाधान की दिशा में प्रयास करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। अंतिम खंड जो है वो है परिशिष्ट। इसमें समिति के गठन का आदेश पत्र दिया गया है। तो इस तरह से हमने यशपाल समिति रिपोर्ट के विभिन्न खंड को देखा। आज हम मुख्य रूप से देखेंगे द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड।
प्रोफेसर यशपाल समिति रिपोर्ट का दूसरा खंड जो है वो है शिक्षा क्रम का भार। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा क्रम का भार कैसा है। सबसे पहला पॉइंट है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते या समझते हैं। पढ़ाई तो बहुत कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते या समझते हैं क्योंकि वो रटते हैं। नेक्स्ट है, पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बैग का औसतन भार 4 किलोग्राम के लगभग है। प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों के स्कूल बैग का जो भार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसे यहाँ पर दिया गया है कि 4 किलोग्राम के बराबर है। बचपन के शुरू के दिनों से ही बच्चे, विशेषकर मध्यम वर्ग के बच्चे, गृह कार्य, ट्यूशन तथा विभिन्न प्रकार की कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश तो उनके लिए दुर्लभ हो गया है। सचमुच में यदि हम बच्चों को देखेंगे तो वो काफ़ी छोटी उम्र से ही गृह कार्य, ट्यूशन और विभिन्न कोचिंग से जुड़ जाते हैं। तो इस कारण छुट्टियां जो होती हैं उनके लिए दुर्लभ हो जाती है, उन्हें खेलने का अवसर नहीं मिल पाता। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे शिक्षा क्रम का भार के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है। बच्चों को अवकाश के लिए भी सोचना पड़ता है, उनके लिए यह दुर्लभ हो गई है। शिक्षा क्रम का भार के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है वो है, बच्चों को रोज की दिनचर्या में अपनी सहज प्रकृति या क्षमता को दिखाने का अवसर नहीं मिल पाता है। उन्हें खेलने, साधारण आनंद लेने, सोचने समझने और विश्व को जानने का समय नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया है। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक बल दिया जाता है। हमारी परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच कर पाती है और परीक्षा के द्वारा छात्रों में भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक की कृत्रिम भाषा शैली के कारण जीवन से दूरी बढ़ती है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में बच्चों तथा अन्य लोगों के द्वारा आमतौर पर अपने वातावरण में इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली, मुहावरे या कहें अभिव्यक्ति शैली के दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक की कृत्रिम भाषा शैली के कारण जीवन से दूरी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम के बोझ की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने शिक्षा क्रम के भार को जाना। इसके आगे हम समस्या की जड़ें को देखेंगे। समस्या की जड़ें, प्रोफेसर यशपाल समिति के रिपोर्ट का जो तीसरा खंड है वह है समस्या की जड़ें। इस खंड में समस्या के कारणों को खोजने का प्रयास किया गया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, ज्ञान तथा सूचना को एक दूसरे का पर्याय समझ लेना। प्रायः सूचनाओं को गलती से ज्ञान समझ लिया जाता है, ज्ञान मान लिया जाता है। ज्ञान तथ्यों को समझने तथा उसका सूझबूझ से प्रयोग करने की क्षमता होती है। तो यह समस्या की जड़ है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों का संशोधन व नवीनीकरण करते समय बच्चों तथा उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी का अभाव। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का संशोधन व नवीनीकरण करते समय सामान्यतः विभिन्न विशेषज्ञों के परामर्श से अनेक विषयों एवं सूचनाओं को जोड़ा जाता है, परंतु बच्चों तथा उनकी शिक्षा के बारे में उनकी जानकारी प्रायः बहुत कम होती है। तो यह भी समस्या की जड़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनावश्यक रूप से केंद्रीकृत होने के कारण शिक्षा क्रम में अनेक समस्याएं पैदा हो जाती है। केंद्रीकरण को तर्क संगत ठहराने के पक्ष में अनेक भ्रांतियां, अनेक डाउट मौजूद है, तो इसे एक समस्या के रूप में शामिल किया गया है। यशपाल समिति के रिपोर्ट का जो चौथा खंड है वह है सिफारिशें। इस खंड में समस्या के समाधान की दिशा में प्रयास करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहला है, व्यक्तिगत उपलब्धि को पुरस्कृत करने वाली प्रतियोगिताओं को हतोत्साहित करना तथा सामूहिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्य निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होनी
चाहिए ताकि इन कार्यों में शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा में नवाचारों के प्रति समर्पित स्वैच्छिक संगठनों को पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षक प्रशिक्षण के विकास में स्वतंत्रता का सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। सिफारिश के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है वह है ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में स्कूलों के नियोजन तथा परीक्षण का कार्य कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, उपकरणों की खरीद, मरम्मत तथा बदलाव के लिए स्कूल प्रधानाचार्य के अधिकार में पर्याप्त आकस्मिक राशि जो कम से कम स्कूल के कुल वेतन बिल का 10% हो, प्रावधान होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक निर्माण में विशेषज्ञों को परामर्शदाता के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा शिक्षकों को पुस्तक लेखन कार्य का प्रशिक्षण दिया जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर विशेष रूप से यशपाल समिति में कहा गया है कि शिक्षकों को इस पुस्तक लेखन कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाए। सिफारिश के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है वह है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकतर क्षेत्र को केंद्रीय तथा नवोदय विद्यालय तक ही सीमित रखा जाए। सीबीएसई बोर्ड को सेंट्रल और नवोदय विद्यालय तक ही सीमित रखा जाए तथा अन्य सभी विद्यालय राज्य बोर्ड से ही संबद्ध होने चाहिए। हमारे झारखंड राज्य के लिए जो राज्य बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वो जैक है। नेक्स्ट है, नर्सरी स्कूल खोलने तथा उनके संचालन को विनियमित करने के लिए उचित कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय अपनाए जाएं। इन स्कूलों को मान्यता देने के मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, प्राइवेट स्कूलों की मान्यता हेतु निर्धारित मानदंडों को अधिक कड़ा बनाया जाए। पाठ्य पुस्तकों को स्कूल संपत्ति समझा जाए। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक को स्कूल संपत्ति समझने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि गृह कार्य के लिए तथा स्कूल में पाठ्य पुस्तकों व अभ्यास पुस्तिकाओं के प्रयोग के लिए अलग से समय सारणी बनाया जाए और बच्चों को व्यक्तिगत रूप से पुस्तकों को खरीदने तथा प्रतिदिन घर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि पाठ्य पुस्तकों को स्कूल संपत्ति समझा जाए, जो इस यशपाल समिति के सिफारिश के अंतर्गत आता है। गृह कार्य की प्रकृति तथा स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई गृह कार्य ना दिया जाए। उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं में जहां आवश्यक हो वहां पाठ्य पुस्तक से हटकर गृह कार्य दिया जाए तथा घर पर गृह कार्य के लिए छात्रों को बारी बारी से पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्र के मौजूदा अनुपात अर्थात 1:40 को लागू किया जाए तथा प्राथमिक कक्षाओं में इसे घटाकर 1:30 कर दिया जाए। वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आप सभी जानते हैं, जिसमें भी शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 है, जो यशपाल समिति के सिफारिश के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि गृह कार्य की प्रकृति तथा स्वरूप में परिवर्तन होने चाहिए और बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यम जैसे टेलीविजन का प्रयोग करने की बात कही गई है और शिक्षक छात्र अनुपात के बात को भी यहाँ पर विशेष रूप से बल दिया गया है। बीएड प्रशिक्षण कार्यक्रम में माध्यमिक प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण हेतु विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रावधान होना चाहिए। पत्राचार के माध्यम से प्रचलित बीएड डिग्री पाठ्यक्रमों की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए, ऐसा यशपाल समिति में कहा गया है, सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि के लिए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए तथा अन्य कार्यकलापों की व्यवस्थित रूपरेखा तैयार की जाए। यहाँ पर यशपाल समिति में यह सुझाव दिया गया कि टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए। नेक्स्ट है, 10वीं तथा 12वीं कक्षा के अंत में ली जाने वाली सार्वजनिक परीक्षा संकल्पना आधारित होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस होना चाहिए तथा मौजूदा पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न तथा क्विज टाइप के जो प्रश्न होते हैं वैसे प्रश्न दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है,
स्कूल कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यक्रमों की जांच के लिए प्रत्येक राज्य में एक परियोजना दल गठित किया जाए और इस परियोजना दल का कार्य होगा कि जो भी अपेक्षित मिनिमम सब्जेक्ट हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, संकल्पनाओं की न्यूनतम संख्या है और कार्य दिवस का निर्धारण कर सके। यशपाल समिति के सिफारिश के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है वह पॉइंट है गणितीय संकल्पनाओं को सीखने के लिए देश के सभी भागों में प्राथमिक कक्षाओं के गणित पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए। पूरे देश के जो प्राइमरी क्लास है उसके गणित पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाए, क्रिटिसाइज किया जाए, ऐसा यशपाल समिति में कहा गया है। नेक्स्ट है भाषा की पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय व बोलचाल के मुहावरों को उचित स्थान दिया जाए। पाठ्यपुस्तकों में बच्चों के अनुभव तथा सामान्य जनजीवन प्रतिबिंबित होना चाहिए। कठिन तथा बोझिल भाषा का प्रयोग न किया जाए। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में प्रयोग पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। निरर्थक तथा महत्वहीन सामग्री को हटा दिया जाना चाहिए। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में प्राकृतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में सम्मिलित अधिकांश विषय वस्तु में ऐसे प्रयोगों को जोड़ा जाना चाहिए जिन्हें बच्चे तथा अध्यापक स्वयं कर सके। नेक्स्ट है 6ठी से 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में देश की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था को भी सम्मिलित किया जाए। कक्षा 9 तथा 10 के इतिहास पाठ्यक्रम में प्राचीन काल के इतिहास को तथा कक्षा 6 से 9 के इतिहास पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के घटनाक्रम पर प्रकाश डाला जाए। नागरिक शास्त्र के स्थान पर सामाजिक अध्ययन को रखा जाए। भूगोल का अध्ययन समसामयिक वास्तविकता से संबंधित होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने सिफारिशों को देखा। यशपाल समिति के द्वारा किए गए विचार विमर्श तथा दी गई संस्तुतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि समिति ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ बुनियादी मुद्दों पर चिंतन करके इस दिशा में एक नई दृष्टि दी है। अतः आशा की जा सकती है कि इस समिति की संस्तुतियां भविष्य में शिक्षा व्यवस्था करने की दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध हो सकेंगी। हालांकि कुछ सिफारिशों के प्रति असहमति भी व्यक्त की गई है और कुछ सिफारिशों के प्रति सहमति भी व्यक्त की गई है। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है प्रोफेसर यशपाल समिति यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।